स्क्रीन पर है, कह रहे कि सत्कार का विलोम क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है सत्कार का विलोम क्या होता है, तिरस्कार होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। पुरस्कार का विलोम दंड होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और सम्मान का विलोम साथियों अपमान होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है साथियों क्या शुदा होता है, शुदा नहीं होता है साथियों, शुदा शब्द होता है। और जैसा कहां पर लिखा हुआ है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। राजनीति से संबंधित, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको तो राजनीतिक कहा जाता है। जो राजनीतिक से संबंधित है साथियों उसको राजनीतिक कहा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जो नीति से संबंधित होता है उसको नैतिक कहा जाता है। जो सिद्धांत से संबंधित होता है उसको सैद्धांतिक कहा जाता है। और जो अनीति से संबंधित होता है उसको अनैतिक कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए साथियों, कृत्रिम का विलोम क्या होगा। तो कृत्रिम का मतलब क्या होता है साथियों, है ना। और प्राकृतिक का मतलब क्या होता है। प्राकृतिक का मतलब होता है कोई चीज अगर खुद बनी है, खुद प्राकृतिक है, वो खुद बनी है ना। कृत्रिम जो होती है वो आर्टिफिशियल होती है। तो कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक और प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि बिछोना होता है, बिछोना नहीं होता है, बिछौना भी नहीं होता है, बिछौना शब्द सही होता है। जो कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना इस मुहावरे के अर्थ को साथियों व्यक्त करता है। तो टेढ़ी खीर होना ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा साथियों असंभव कार्य को करना टेढ़ी खीर होना कहते हैं। खीर खराब होना, टेढ़े होकर खीर खाना नहीं साथियों। कार का बहुत कठिन होने को कहा जाता है भाई ये टेढ़ी खीर है। इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। विराम का विलोम क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। विराम का विलोम देखिए शून्य का विलोम क्या हो सकता है मुझे बताइए। शून्य का विलोम साथियों हम लोग कहते हैं दो चीजें आप लोग याद रखें। शून्य के विलोम को हम लोग धरा भी कहते हैं और शून्य के विलोम को साथियों हम लोग शिखर भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर विराम के विलोम को क्या कहा जाता है, तो विराम का विलोम गति होता है ना, गति होता है। चलिए उसके बाद देखिए शांत का विलोम अशांत हो जाएगा। ये बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है देखिए ये क्या शब्द लिखा हुआ है, सब बेकार है, सब गलत शब्द है। स्वादिष्ट होता है जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए, अब इसमें आपको खाली जगह भरना है कि मुझे खेद है कि मैं देर से पहुंचा, के आएगा। मुझे खेद है यदि मैं देर से पहुंचा, परंतु मैं देर से पहुंचा, किंतु मैं देर से पहुंचा। मेरा मानना है कि मुझे खेद है कि मैं देर से पहुंचा, यहां पर के आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए वाले में है। ऊपरी ऊपर लिखी हुई, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है ये आपसे पूछा। देखिए जो नीचे लिखा उसको निम्नलिखित कहा जाता है और उसको अधोलिखित भी कहते हैं। निम्नलिखित कह लो या अधोलिखित कह लो, लेकिन एक तरीके से बात करें ऊपर लिखी हुई उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको साथियों उल्लिखित कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो लिखा ही ना गया हो उसको अलिखित कहा जाता है। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। स्वादिष्ट पूछा जा रही है, मैं आपको बता चुका हूं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला देखिए, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। देखिए आपने ये शब्द बहुत सुना होगा अष्टछाप। अष्ट का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं कि 8 होता है, लेकिन ये छाप का इस्तेमाल किसके लिए किया गया एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। बता देना चाहता हूं साथियों अष्टछाप का मतलब होता है 8 कवि। और 8 कवि कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। लाला कहते नहीं भाई, लाला, लाला का अन्य लिंग क्या हो गया, यानी कि स्त्रीलिंग क्या हो गया, तो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा ललाइन हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। विलोम शब्द युग में कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मिश्रण और कोमल की बात करते हैं तो ये विलोम नहीं है, ये साथियों एक दूसरे के पर्यायवाची है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, मैं कहूंगा रोपण होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आबाद का विलोम बर्बाद होता है और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। यानी कि कौन सा विलोम युग्म गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि ने युक्त शब्द शुद्ध वाक्य बताइए। यानी कि अगर बात करते हैं देखिए मैंने चाय खुद बनाई है, मैंने चाय बनाया है, ये तो गलत है। मैंने चाय बनाई है ये सही है, मैंने चाय खुद बनाई है ये नहीं सही है, मैंने चाय बनाया है ये भी गलत है। कौन सा शब्द कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाला वाक्य शुद्ध है। और अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर था तो बिल्कुल सही था। अगले नंबर का सवाल देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि लघुर्मी में कौन सी संधि। देखिए लघु धन उर्मी इसका संधि विच्छेद होगा, लेकिन इसकी संधि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्वर संधि होगी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। ये बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है। देखिए और फटाफट साथियों आप लोग यहां पर बता दीजिए। साथियों देखिए अब आपकी तैयारी को बहुत जान में दूंगा, है ना। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों पूरी जान लगाकर साथियों मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। अगर आप भी साथियों जान लगाते हैं तो मेरा मानना है कि आपका ये पेपर बहुत शानदार होगा और ये वर्दी इस बार आपको साथियों मिलेगी ही मिलेगी। अगला देखिए साथियों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम यानी कि सुनने में जो समान लगे लेकिन उनके भिन्न भिन्न अर्थ हो, ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है, फटाफट मुझे बता दीजिए। देखिए अपेक्षा और उपेक्षा यहाँ पर लग रहा है, लगभग ये सुनने में तो समान लग रहा है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा का, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं कि अपेक्षा का मतलब पता क्या होता है, जैसे कि आशा या उम्मीद मैं कह सकता हूं, ठीक है ना। उपेक्षा का मतलब क्या होता है साथियों, किसी को अनदेखा कर देना एकदम, है ना, या किसी की बेइज्जती कर देना, तिरस्कार कर देना, ये उपेक्षा का मतलब होता है। तो मैं कहूंगा यही एक श्रम श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द की जोड़ी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, परमार्थ में कौन सी संधि विच्छेद आपको यहाँ पर करके बताना। परम धन अर्थ आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा परम धन अर्थ कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है। अगला देखिए, जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द युग में इनमें से कौन सा होगा, फटाफट मुझे बता दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, आपको भी मालूम होना चाहिए, उसको हम लोग अपठनीय कहते हैं, जो पढ़ा ना जा सके। अगला सवाल देखिए, इनमें से संयुक्त वाक्य बताइए कौन से। देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूं कि अगर किसी वाक्य में आपको और देखने को मिल जाए तो वो संयुक्त वाक्य होगा, तथा देखने को मिल जाए
तो वो साथियों कैसा वाक्य होगा, वो एक संयुक्त वाक्य होगा। किंतु परंतु देखने को मिल जाए साथियों, अतः देखने को मिल जाए, किंतु परंतु देखने को मिल जाए, वो साथियों आपका संयुक्त वाक्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिश्र वाक्य है। अगर के देखने को मिल जाए, दरवाजा खुला रहा गया, अतः चोर घर में घुस गए, यहाँ पर अतः आ गया है। यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं और यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, जहां और यहाँ है ना, तो ये आपका एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैं कहूंगा अतः यहाँ पर आ गया है तो ये आपका एक संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसको हम लोग दुष्कर कहते हैं साथियों, जिसे करना बहुत कठिन होता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश का किया गया। आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, उस योजना का तैयार किया जा रही है कि साथियों क्या अधूरा सवाल है यहाँ पर, तो अच्छा यहाँ पर एक खाली जगह होगी साथियों, है ना, यहाँ पर एक खाली जगह है साथियों। उस योजना का स्वरूप तैयार किया गया, उस योजना का प्रारूप तैयार किया, बिल्कुल साथियों, उस योजना का प्रारूप तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आ जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ के संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो मैं कहूंगा यह अनुच्छेद 343 में बताया गया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, कुछ हिंदी के क्वेश्चन जो है ना वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि वैसे तो मैंने 37 सवालों को कहा था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सवाल हो गए, तो कोई भी दिक्कत नहीं साथियों, हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार, यानी कि देखिए इनको पता क्या कहा जाता है, इनको मूल धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर, बैठ, चल। जैसे कि जिसमें ना नहीं लगा होता, बैठना, करना, चलना, ना अगर नहीं लगा है तो वो आपके मूल धातु कहलाए जाते हैं। औलाद किस भाषा का शब्द है, तो ये साथियों कि अरबी भाषा का शब्द है। औलाद जो है ना ये अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है, तो मैं कहूंगा हिमालय एक व्यक्तिवाचक शब्द है, गंगा भी है, रामायण भी है, लेकिन पहाड़ की अगर बात करें ये आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए नहीं है, कभी अंगुली से घी नहीं निकालना चाहिए, ये भी गलत है। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगुली सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, यानी कि अगर बात करते हैं बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। आंसर आपका सी होगा। यामा के रचयिता कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि महादेवी वर्मा ही साथियों यामा के रचयिता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि छंद के चतुर्थ अंश को क्या कहा जाता है? क्या इसको चरण कहते हैं, यति कहते हैं, गति कहते हैं, गढ़ कहते हैं? मैं कहूंगा इसको चरण कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। घनिष्ठ, परिशिष्ट, देखिए परिशिष्ट सही है और अनिष्ट भी सही है, स्वादिष्ट भी सही है, ये गलत है। गलत है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वियोग श्रृंगार की स्थिति कौन सी नहीं है, तो प्रवास है, बिल्कुल है। मिलन नहीं है। उसके अलावा साथियों, क्योंकि वियोग श्रृंगार में साथियों मिलन नहीं होता है, पूर्वराग भी होता है, मान भी होता है, प्रवास भी होता है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो मिश्र वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ साथियों मिश्र वाक्य कहाँ होता है। जैसे कोई वाक्य अगर जैसा तैसा करके, जैसा तुम करोगे वैसा करोगे, ये मिश्रित शब्द हैं, तो ऐसे वाक्यों में साथियों जैसा तैसा या यद्यपि तथापि ऐसे करके, है ना, जब तब ऐसे करके मिश्र वाक्य होते हैं। या उसके अलावा साथियों अगर के शब्द आ जाए तो वो आपका मिश्र वाक्य होता है। और उसके अलावा साथियों अगर तथा, किंतु, परंतु, लेकिन है तो वो आपका संयुक्त वाक्य कहलाया जाता है। प्रधान अध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, देखिए यहाँ पर के आ गया तो यही आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, एक मिश्र वाक्य वाला वाक्य हो जाएगा। अगला देखिए, सियाराम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलू है, श्रुति राम कथा मुख राम को नामू हिये, पानी पुनि राम ही को थलू है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इन पंक्तियों में साथियों शांत रस है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है, मुझे बता दीजिए। तो मैं कहूंगा साथियों जो स्वयं करके, जैसे कि मैं खुद कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, इस टाइप के शब्द जो होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम ही कहलाए जाते हैं। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ये वाक्य आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाक्य कैसा है, तो ये कर्मवाच्य नहीं, ये वाक्य साथियों कर्तवाच्य है। जिस वाक्य में भी ने आ जाए तो वो आपका कर्तवाच्य वाक्य ही कहलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कहाँ पर स्थित, तो अब आपके सामने साथियों जीके वगैरह के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, यूपी जीके के ये सारे क्वेश्चन अब आप लोग यहाँ से देखेंगे। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में जो मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन है ये आगरा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वर वेद मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है साथियों, वाराणसी में स्थित है, तो वाराणसी आपके सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान में इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है, मैं कहूंगा घूमर नृत्य जो है ना ये राजस्थान में ही किया जाता है। लाल डेटा बुक वो पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है, किसका रिकॉर्ड रखती है, ये लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। जो लाल डेटा बुक है ना साथियों, ये पुस्तक जो है ना ये लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में इस बुक में साथियों लिखा होता है। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो ये साथियों कथक से संबंधित है। आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए, खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े
खनिजों को सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे साथियों ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा जो साइट्रिक अम्ल है ना, साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है, आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा साथियों नारंगी जो है वो साइट्रिक अम्ल का एक प्राथमिक स्रोत कहलाया जाता है। अगला देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों के लिए आरक्षित है। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो किसके लिए लोकसभा और राज्यसभाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण मैं कहूंगा महिलाओं के लिए है, तो महिला ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों किसकी बात चल रही है? समवर्ती सूची की बात चल रही है। आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं, तो समवर्ती सूची में होते हैं। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों छोटी आंत की अगर बात करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो छोटी आंत में होता है। उसके बाद देखिए बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? तो मैं कहूंगा साथियों जो आपका अंगुरिया विनिमय है ना साथियों, ये बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास था। अगला देखिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से जुड़े हैं, यानी कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है ना ये क्या है? ये साथियों कृषि से संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, यानी कि कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे प्रयास किया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने सरोद को लोकप्रिय बनाया, ये जिन्होंने तबले को, ये जिन्होंने शहनाई को, मैं कहूंगा ये शहनाई वादक हैं, यानी कि ये शहनाई से संबंधित है, तो शहनाई को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है? तो जुगाली करने वाला जानवर की अगर बात करते कौन सा है इसमें मुझे बताइए। देखिए जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं ना उनका जो उदर होता है साथियों ये 4 कोष्ठों में विभाजित होता है ना। यानी कि अगर बात करते हैं जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं वो अपना भोजन 2 चरणों में पाचन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं गाय जो है ये एक जुगाली जानवर कहलाई जाती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए साथियों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1999 में साथियों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। किस मुगल सम्राट ने आगरा के किले, ये किले लिखा है साथियों, आगरा के किले का निर्माण करवाया था? आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। मैं कहूंगा अकबर आपका जवाब होगा, यानी कि अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। उसके बाद देखिए अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत बुलंद दरवाजा ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है साथियों? ये आगरा में स्थित है। आगरा आपके सवाल का जवाब होगा। अटाला मस्जिद कहां पर स्थित है? तो अटाला मस्जिद कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है। अगला देखिए बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए भाई तो बड़ा इमामबाड़ा हो या छोटा इमामबाड़ा हो साथियों लखनऊ में ही स्थित है। अगले नंबर का सवाल देखिए कंपिल यानी कि फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो मैं कहूंगा औरंगजेब ने करवाया था, तो औरंगजेब आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है कि वाराणसी में स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था साथियों? रानी अहिल्याबाई ने कराया था। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सबसे कम है? तो क्या आपका जवाब होगा? हरियाणा आपका जवाब होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला लिंग अनुपात सबसे कम था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो ये बात चल रही है साथियों अरुणाचल प्रदेश की। राइट आंसर आपका डी है। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो साक्षर व्यक्ति किसको माना जाता है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल परिभाषा हो जाएगी एक साक्षर व्यक्ति की, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सुंडा जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? मुझे बताइए। चलिए तो मैं कहूंगा साथियों ये जावा और सुमात्रा यानी कि सुंडा जल डमरू मध्य जो है ना ये जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? निलंबी घाटी तो ये हिमनद की क्रिया द्वारा बनती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग बना होता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग बना होता है साथियों ये फेल्डस्पियर से बना होता है, तो फेल्डस्पियर आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसको मैग्मा कहा जाता है। भूगर्भ के अंदर पिघले हुए पदार्थ को साथियों मैग्मा कहा जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होती है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो होती है ये बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए तो आपको ध्यान रखना है साथियों बिहार आपका जवाब होगा। बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था इसमें से कौन सी है? तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है यही भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। उसके बाद देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मैं कहूंगा 1951 में ही इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि रजत को दीर्घ दृष्टि है,
तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? तो उसको उत्तल लेंस की सलाह देगा। उत्तल ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाता है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? तो साथियों पुतली के द्वारा किया जा सकता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इनको आवर्त कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? मैं कहूंगा मेंडलीव ने ही आवर्त सारणी तैयार की थी। अगला देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एक्टिनाइड है? तो इनमें से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? मैं कहूंगा साथियों जो क्यूरियम है ना, क्यूरियम ये एक ऐसा तत्व है जो एक्टिनाइड है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक लेंथेनाइड है? तो अगर सेरियम की बात करते हैं तो सेरियम क्या है साथियों? सेरियम एक लेंथेनाइड तत्व है। उसके बाद देखिए अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव किसको एक सही स्थान प्रदान नहीं कर सके? तो किन की बात चल रही है? मैं कहूंगा हाइड्रोजन की बात चल रही है, यानी कि अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव हाइड्रोजन को एक सही स्थान प्रदान नहीं कर सके। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ साथियों, देखिए यहाँ पर एक आकृति है। कैसी आकृति है? ये एक गोला है, एक ये गोला है और एक ये गोला है। आपको बताने कौन सा ऑप्शन इस आकृति के लिए सही होगा। मक्का चावल भोजन ये सही होगा, चमेली फूल अंडा ये सही होगा, पानी द्रव रस ये सही होगा, गुलाब कुमुदनी फूल ये सही होगा। मैं कहूंगा ये सही हो जाएगा। कैसे? अगर हम इसको बड़े वाले गोले को फूल मान ले तो फूलों के अंतर्गत ही तो चमेली आती है, यानी कि चमेली एक फूल है लेकिन अंडा एक अलग चीज है, इसका फूल चमेली से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर बी के लिए। आंसर आपका बी हो जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है जो छलनी का किसे? तो भाई साहब कुल्हाड़ी काटती है, छलनी छानती है, तो इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है साथियों 27 है और उसके बाद 32 है और उसके बाद साथियों 42 है और फिर अगला नंबर 57 है और फिर क्या है 77 है और नेक्स्ट नंबर का नंबर साथियों आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है क्या हो सकता है अगला नंबर? ये आपको थोड़ा सा सोच के यहाँ पर मुझे बताने। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें जैसे कि 27 से 32 हुआ है तो यहाँ पर 5 बढ़ा है, 32 से यहाँ पर 42 हुआ है तो 10 बढ़ा है और 42 से यहाँ पर 57 हो गया है तो 15 बढ़ गया और 57 से 77 हुआ है तो कितना बढ़ा है? मैं कहूँगा 20 बढ़ा है। तो अब कितना बढ़ेगा? जाहिर सी बात है अब 25 बढ़ेगा। तो 77 और 25 कितना होता है? मैं कहूँगा 102 होता है। तो 102 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो सिंपल सी बात है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपसे कहा जा रहा है कि एन एक्स है, उसके बाद एल जेड है, उसके बाद जे बी है, तो उसके बाद कौन से दो लेटर यहाँ पर आएंगे और उसके बाद डबल एफ आना चाहिए और उसके बाद डी एच है। देखिए एन से यहाँ पर एल हुआ है, एन भैया 14 पर होता है और एल 12 पर होता है, यानी कि 2 घटाया गया है। एल से जे हुआ है फिर 2 घटाया गया तो 2 घटाएंगे यहाँ पर एच आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स से जेड हो गया है, यहाँ पर साथियों क्या 2 बढ़ाया गया है ना। फिर Z से B हुआ है 2 बढ़ाया गया तो 2 बढ़ाओगे तो D आ जाएगा, यानी कि HD कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। और D में जब 2 बढ़ाओगे तो F आएगा और H में 2 घटाओगे तो F आएगा, यानी कि कुल मिला के हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों फिर से एक नंबर सीरीज का सवाल है, कह रहे कि 17 है, उसके बाद 18 है और उसके बाद 14 है, उसके बाद यहाँ पर 23 आ गया और फिर 7 आ गया और फिर 32 आ गया है और फिर माइनस का 4 आ गया है। तो अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो 17 से 18 हुआ यानी कि 1 बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर 4 घटा दिया गया, पहले 1 बढ़ाया गया फिर 4 घटाया गया और अब फिर से बढ़ा दिया गया, कितना 9 बढ़ा दिया गया तो 9 प्लस कर देंगे। अब यहाँ से ये क्या हो गया साथियों है ना, यहाँ से तो एकदम से लगभग 16 घटा दिया गया, ठीक है। यानी कि 1 बढ़ा 4 घटाया, 9 बढ़ा 16 घटाया। यहाँ पर अब कितना बढ़ाया गया? अब यहाँ पर साथियों फिर तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, कितना मैं कहूंगा साथियों 25 यहाँ पर बढ़ा दिया गया। चलिए तो अब यहाँ से साथियों यहाँ से 36 घटाया गया है, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 32 से 1 पर आओगे, 32 से 1 पर आओगे तो कितना घटाया जाएगा? 32 मतलब 32 से 1 पर आओगे तो 32 घटाया जाएगा। अब आपको 4 और घटाना है, तो जब 4 और घटाओगे साथियों तो कुल मिला के अगर बात करें 32 4 36 हो जाएगा। अरे भाई 32 से 1 पर गए और फिर इसमें मैं कहूँगा और 4 घटाइए तो क्या हो जाएगा साथियों? माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 आएगा। अच्छा ये चीज एक सीरीज देखकर हमें इतना याद है कि ये 1 का स्क्वायर मान लीजिए, 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इसमें प्लस होगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि देखिए अब माइनस का 4 प्लस 49 आपको करना है तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ये 45 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 49 में से 4 घटेगा और वो आएगा जो प्लस का बड़ा नंबर जो होगा ना, प्लस का है बड़ा नंबर तो प्लस का ही 45 आएगा, तो 45 यहाँ पर आ जाएगा। 45 कहाँ पर लिखा हुआ है? प्लस का ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। चलिए तो अब जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा साथियों आप लोग करते जाइए। तो पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, तो मान लेते साथियों गुलाब की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गुलाब की,
तो गुलाब की इकलौती बहन कौन हो जाएगी साथियों? पूजा हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि केशव और सुमेर भाई हैं, ठीक है। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, यानी कि जो गुलाब है ना, गुलाब ये केशव का इकलौता भतीजा है। कहने का मतलब ये है कि केशव का कोई भाई होगा, उस भाई का बेटा होगा गुलाब, तभी तो केशव का भतीजा हो पाएगा गुलाब। और यहाँ पर एक बात कही थी कि केशव और सुमेर भाई हैं, तो केशव और सुमेर की अगर हम बात करते हैं, ये साथियों भाई हैं। आपसे कहा जा रहा है कि सुमेर सोनू का ससुर है। जो ये सुमेर है ना, सुमेर ये किसका ससुर है? ये साथियों सोनू का ससुर है। यानी कि देखिए, सुमेर का बेटा गुलाब है, सुमेर की बेटी पूजा है, तो सुमेर का पति ही होगा सोनू, तभी तो साथियों सोनू और सुमेर ये कौन दामाद ससुर का इनका रिश्ता होगा। तो सुमेर सोनू का पुरुष है, सोनू का ससुर है, सॉरी सोनू का ससुर कौन है? सुमेर है। तो कहा जा रहा है कि पूजा का सोनू से क्या संबंध है? ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। तो मैं कहूंगा सोनू क्या कहेगा पूजा को? पत्नी कहेगा। तो पत्नी कहां पर लिखा हुआ है? पत्नी आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये भी सवाल बहुत शानदार था साथियों, आपको देखते रहना है। किसी कूट भाषा में स्लाइड को कुछ नंबर्स के रूप में लिखा जाता है, तो ट्रेंड को साथियों क्या लिखा जाएगा? तो बस आपको ये पहचानना है कि आखिर यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, कहां पर यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है। अगर ये पहचान गए तो साथियों इसमें क्या लॉजिक लगा होगा ये भी आप बहुत आराम से पहचान जाएंगे। देखिए जैसे कि ये एस है, यानी कि एस आता है आपका 19 पर, इतना पता है, ये 19 का डबल हो गया है, सिंपल सी बात है। एल 12 पर आता है, 12 का डबल हो गया 24 से। डी 4 पर आता है, 4 का डबल। आई 9 पर आता है, 9 का डबल 18। ई 5 पर आता है, ये क्या 5 का डबल। तो साथियों यहाँ पर लगभग क्या है, एक सेकंड देखिए, 4 का डबल 8 हो गया, यानी कि 5 ई का 22 कर दिया गया है। चलिए देखते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए टी है 20 होता है, डबल कर देंगे 40, 18 का डबल कर देंगे 36 कर देंगे। ई की अगर बात करें, ई का कोड यहाँ पर क्या था 22 था, तो अब हम 22 ही रखेंगे। इनका कोड इन 14 होता है, 28 आ जाएगा। डी का साथ 8 आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है देखकर मुझे बताइए। 40, 36, 22 और 22 के बाद साथियों 28 है और 8 है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बढ़िया बढ़िया सवालों को साथियों मैं करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। और मैं अभी कर क्या रहा हूँ, देखिए आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक बार पेपर कैंसिल हुआ था, यानी कि 4 शिफ्ट हुई 2 दिन, और वो पेपर कैंसिल हो गया। उसके 6 महीने बाद फिर री एग्जाम हुआ था, यानी कि दोबारा एग्जाम हुआ था। तो वो मैं डिक्टो साथियों री एग्जाम आपको करवाने वाला हूं। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो आपकी परीक्षा में साथियों पूछेगा, इसलिए उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके आप लोग को मैं कराने वाला हूं साथियों। सभी लोग इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए साथियों, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि दीपक, गुरकिरण, शाहिद और विक्रांत नामक 4 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, मुख करके बैठे हुए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि वे इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मेज की प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठा है। चलिए, तो दीपक, गुरकिरण, शाहिद, विक्रांत 4 लोग हैं। एक मेज टाइप की हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। एक यहाँ पर बैठा देंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बैठा देंगे। 4 लोग हैं, बैठ जाएंगे आराम से। कहा जा रहा है कि मध्य में बैठे विक्रांत दीपक के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, शाहिद विक्रांत के सामने बैठा हुआ है, गुरकिरण के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए विक्रांत जो है ना दीपक के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो दीपक को कहीं पर बैठा दो। मान लीजिए दीपक साहब यहाँ पर बैठ गए, तो दीपक का दाईं ओर क्या होगा, दीपक के दाईं ओर बगल में विक्रांत बैठे हैं, यानी कि दीपक के दाईं ओर बगल में विक्रांत बैठेंगे, जो के साथों यहाँ पर बैठेंगे। कहा जा रहा है कि शाहिद विक्रांत के सामने बैठा है, यानी कि विक्रांत के सामने कौन बैठा हुआ है, मैं कहूंगा विक्रांत के सामने शाहिद बैठा हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है गुरकिरण के बाईं और ठीक बगल में कौन। देखिए अब गुरकिरण ही बचे हैं, तो गुरकिरण यहाँ पर बैठ जाएंगे, और गुरकिरण के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठे हैं, मैं कहूंगा शाहिद बैठे हुए हैं। तो शाहिद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कहा गया है, गुरकिरण के, अच्छा ये तो मैंने दाईं ओर बता दिया, गुरकिरण के बाईं ओर कौन है साथों, विक्रांत है। तो विक्रांत कहाँ पर है, विक्रांत आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो बी नहीं होगा बल्कि डी यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है जैसे यहाँ पर 60 और 28 का संबंध है ना, जैसे यहाँ पर 70 और 33 का संबंध है, वैसे ही यहाँ पर इस नंबर का संबंध जो 41 से हुआ है वो कैसे हुआ है, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। ध्यान लगाइए और बताइए कि आपका जवाब होगा। देखिए जैसे कि अगर हम 28 से 60 बनाए, तो मुझे इतना पता है कि अगर हम 28 की गुणा 2 से कर देते हैं तो साथियों 56 आ जाता है ना। अगर हम 56 में 4 जोड़ देते हैं तो हमें 60 मिल जाएगा, और 60 आपका साथियों ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार अगर हम 33 की गुणा 2 से कराते हैं तो 66 आता है, और 66 में भी अगर हम साथियों 4 जोड़ देते हैं जो कि 70 आता है, जो कि 70 साथियों ये है। यानी कि अब इसकी भी 2 से गुणा कराएंगे साथियों, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 82 में 4 जोड़ देंगे साथियों, कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 86 यहाँ पर आएगा। अगर 86 ऑप्शन में है तो हमारा जवाब बिल्कुल सही, और बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी वाले में 86 है, यानी कि आपका और हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है के चित्र की ओर इंगित करते हुए, कोई नाम लिखा होगा, ये टाइप सही नहीं हो पाया, तो उसके चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा। पूर्वी क्या कह रही है, पूर्वी कह रही है कि वह, यानी कि वो जो के है ना, वो मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी यानी कि मेरी भाभी, यानी कि मेरे भाभी की इकलौती बेटी। तो मैं कहूंगा मेरे भाई की बेटी की बात चल रही, मेरी भाई की बेटी के दादा कौन होंगे, मेरी भाई की बेटी के दादा कौन होंगे साथों, मेरे पिताजी होंगे, यानी कि उस पूर्वी के पिताजी होंगे।
पिताजी का बेटा है वो, यानी कि जिसकी बात चल रही है। तो पूर्वी का कृप से क्या संबंध है, तो ये तो दो आपस में दोनों भाई बहन है, तो कृप क्या कहेगा, कृप, अच्छा ये कृप लिखा है ऐसा, तो कृप क्या कहेगा, कृप तो बहन कहेगा, तो बहन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिना कुछ लिखे ही तो आंसर आप लोग भी ला सकते हैं। अगले नंबर का सवाल देखिए, माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का किससे है। तो माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है और नोबेल एक पुरस्कार है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहां पर बताया गया है कि क्यू जेड सी टी का संबंध जैसे ए, मतलब क्यू जेड सी टी से जे ए एक्स जी बनाया गया है, तो एम आर डी वाई से कौन से 4 लेटर यहां पर बनाए जा सकते हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए इतना मुझे पता है, जैसे कि यहां पर क्यू आया है, जेड जे आया है, यहां पर जेड से साथों ए हुआ, यानी कि ये तो विपरीत है बिल्कुल। जैसे कि ए का विपरीत क्या होता है, अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट साथों वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट साथों डब्ल्यू होता है। तो उसी प्रकार तो ये सारी चीजें यहां पर हैं, जैसे कि सी का अपोजिट एक्स है, जैसे कि मैंने यहां पर बताया। क्यू की अगर बात करें, क्यू का अपोजिट साथों जे होता है और टी का अपोजिट जी होता है, उसी प्रकार एम का अपोजिट एन होता है, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं साथों यहाँ पर आर का अपोजिट आई होता है, डी का अपोजिट मैंने आपको बताया डब्ल्यू होता है, वाई का अपोजिट साथों बी होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, एन आई डब्ल्यू बी, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं, ठीक है। उसी चौड़ाई और उसी गहराई वाला 30 मीटर का गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कभी भी इस टाइप का सवाल है तो कुछ नहीं आपको करना है, 12 व्यक्ति, तो 12 व्यक्ति कितना मीटर लंबा गड्ढा खोदते हैं साथियों, मैं कहूंगा 20 मीटर लंबा गड्ढा खोदते हैं और 8 दिनों में खोदते हैं, यानी कि 12 व्यक्ति 8 दिनों में कुछ काम करते हैं जो कि 20 मीटर का है। 20 मीटर, अच्छा देखिए हमेशा काम जो होता है वो नीचे लिखेंगे, और उसके बाद कहा जा रहा है कि 30 मीटर का गड्ढा काम नीचे लिखेंगे, 30 मीटर का गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, मैं कहूंगा मैन, इतने मैन की जरूरत होगी, इतने आदमियों की जरूरत होगी। तो इसको कट कर लीजिए साथ, तो 6 से कट होगा, 6 पंजे 30, 5 की गुणा इधर आ जाएगा, यानी कि 5 सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके जो आएगा मैन के सामने, उन्हीं व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 4 से कट होगा 2 आ जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि कितने मेंस की आवश्यकता होगी, मैं कहूंगा 24 आदमियों की आवश्यकता होगी, 12 दूना 24 होता है। तो राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु 350 में खरीदी गई, यानी कि आपने एक वस्तु 350 में खरीदी और 500 रुपए में उसको बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई साहब, 150 का साफ साफ प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट तो पूछ रहा है, लेकिन उस लाभ को प्रतिशत में बदलकर आपको बताना है। तो कभी भी किसी नंबर को प्रतिशत में बदलो तो 100 से गुणा करा लो, और हमेशा वो नंबर नीचे लिखो जो क्रय मूल्य है, यानी कि जो नंबर छोटा है। अगर लाभ पूछा जा रहा है तो जो नंबर छोटा है ना, नुकसान पूछा जा रहा है तो जो नंबर बड़ा है वो नीचे लिखना है। तो यहाँ पर 350 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए साथियों, 5 तियां और 5 सत्ते हो जाएगा, ये ऊपर 300 हो जाएगा, नीचे आपका 7 हो जाएगा, 7 तियां 21, 7 चौक 28, ये 30 है, 2 बचेगा, ये इसमें लग जाएगा 20 हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यानी कि 42 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब 7 दूना 14 कितना बचा, ये तो 20 है, 6 बचा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 7 7 49, 7 8 56, यानी कि 42.8 करके आंसर आएगा, और 42.8 करके आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% लाना अंक जरूरी है, अनिवार्य है। यदि सुनीता 145 अंक, अच्छा यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वो 23 अंकों से फेल हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी कि परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। जैसे कि अगर 5 विषय है तो 500 है ना, 6 विषय है तो 600 है, कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है परीक्षा का पूर्णांक। अब देखिए साथियों, अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि 135 अंक उसको मिले हैं, 145 अंक उसको मिले हैं, लेकिन उसको 23 अंक अगर और मिल जाते ना तो वो पास हो जाती। यानी कि मैं इतना कह सकता हूं जो पासिंग नंबर है, पासिंग भरे के नंबर है, वो 145 प्लस 23 है। तो 145 प्लस 23 ये पासिंग भरे के नंबर हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको पासिंग का प्रतिशत दे रखा है कि भैया पास होने के लिए इतने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। तो मैं कहूंगा 35% की वैल्यू यहाँ पर 145 प्लस 23 हो जाएगी। इसको जोड़ लीजिए साथियों, इसको जोड़ेंगे तो 168 आ जाएगी, यानी कि 35% की वैल्यू 168 है। परीक्षा का पूर्णांक आपसे पूछा जा रहा है, परीक्षा का पूर्णांक की वैल्यू हमेशा 100% होती है। तो जब 35% की वैल्यू 168 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, बस इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए 35% की वैल्यू 168 है, अगर 168 के नीचे हम 35 ले आएंगे तो ये 1% की वैल्यू बन जाएगी। हमें 100% की वैल्यू निकालना है तो हम 100 से इसकी गुणा करा लेंगे, ये पूरा कैलकुलेट कर लो, यही 100% की वैल्यू है, अर्थात यही परीक्षा का पूर्णांक है। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं, तो 7 दूना 14 और 2 जाएगा 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 से कट होगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि 24 गुणा 20 कितना होता है साथों, 24 दूना 48 और एक 0 लग जाएगा। मैं कहूंगा परीक्षा का पूर्णांक 480 होगा। तो 480 जिनका जवाब है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर साथियों कहा जा रहा है कि रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया है।
सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया है, जिसने 8,000 का निवेश किया है। जिसने का मतलब क्या, अरुण ने 8,000 का निवेश किया। रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर सातों 3 लोग हैं, कौन कौन है, मैं कहूँगा यहाँ पर रमेश हैं और सातों यहाँ पर सुरेश हैं, रमेश हैं, सुरेश हैं और कौन है, और यहाँ पर सातों अरुण है। एक बात यहाँ पर कही गई है कि जिसने 8,000 का निवेश किया, यानी कि अरुण की बात चल रही है, तो मैं कहूँगा अरुण ने कितना निवेश किया, अरुण ने रुपए कितने लगाए हैं, सातों 8,000 रुपए यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है कि सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया है, यानी कि इसका 40% कम जो निवेश किया है वो सुरेश ने निवेश किया है। कैसे पता लगाएंगे, तो 8,000, देखिए 40% कम, तो 100 में 40 कम करोगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि 8,000 का आपको 60% निकालना होगा। तो ये किसकी निकलेगी, ये सुरेश की वैल्यू निकलेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 6 छंग 36, 6 42, 6 48, 48 और डबल जीरो आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं कहूँगा कि अरुण ने अगर 8,000 निवेश किया है और अरुण का वेतन के 40% कम निवेश किया है, साथ सुरेश ने तो 4800 निवेश किया है। उससे पहले भी एक लाइन लिखी हुई थी कि रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया है, 30% अधिक। अब देखिए यहां पर आ रहा था कम, तो हमने 100 में कम किया था और फिर 60 लिखा। अब यहां पर आ रहा है 30% अधिक, तो हम 100 में 30% अधिक करेंगे। तो कुल मिला के सुरेश का अब हम कितना निकालेंगे, 30% अधिक, यानी कि अब हम 130 निकालेंगे। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 48 की गुणा साथियों 13 से कर लीजिएगा, तो कैसे निकलेगा साथियों, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 3 4 3 आपका 12 हो जाएगा, 13 14 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 48 आपका आ जाएगा। ये आपका सातों 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 624 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 624 हो जाएगा। और एक जीरो जो यहाँ पर बच रहा था सातों, ये वो यहाँ पर लग जाएगा। तो मैं कहूँगा सुरेश ने अगर 6240 का निवेश किया है, तो रमेश ने 6240 का निवेश किया है, सुरेश ने 4800 का, अरुण ने 8,000 का। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि रमेश और सुरेश द्वारा राशियों के बीच अंतर क्या है। भैया इनकी अंतर निकालना है। 6240 में से 8,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 62 में 48 जाएगा, या 12 में 8 जाएगा, तो सातों 4 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। मैं कहूँगा 1440 का अंतर आएगा रमेश और सुरेश के निवेश में, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत लंबी राशि है साथियों, 1,59,250 की धनराशि है। ये ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी का हिस्सा कितना है, ए और बी का हिस्सा 1:3 है, ठीक है, बी और सी का हिस्सा 2:5 है, ठीक है ना, और साथियों सी और डी का हिस्सा 2:3 है। तो ए का हिस्सा कितना है, ये बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है। चलिए देखिए, सबसे पहली एक कला आपको ये आना चाहिए कि अगर आपको ए अनुपात बी, क्या अगर आपको ए अनुपात बी का अनुपात दे रखा हो और बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा हो, तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये चीज पता है तो फिर आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी भी बहुत आराम से यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए साथियों, ए अनुपात बी कितना है, 1:3, बी अनुपात सी कितना है साथियों, 2:5 यहाँ पर है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी पता, इसकी मदद से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर उल्टा एन बना दीजिए, यहाँ पर भी उल्टा एन बना दीजिए। 1 की गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा, ये निकलेगा ए। 2 की गुणा 3 से कराएंगे 2 3 6, ये निकलेगा बी। 3 की गुणा 5 से कराएंगे 3 5 15, ये निकलेगा सी। तो ये तो निकल आया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। लेकिन यहाँ पर देखिए सी और डी का भी जिक्र है, ये ध्यान रखिएगा, सी और डी का। अब उसके बाद साथियों आप इन तीनों की मदद से ए बी सी और सी अनुपात डी की मदद से आप पता क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो साथियों इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, सी और अनुपात डी कितना है, 2:3, तो 2:3 हम इसके नीचे रखेंगे, बी और सी के नीचे। अब अगर आप 2 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 4, ये निकलेगा ए। 6 की गुणा 2 से कराएंगे 12, ये निकलेगा बी। और 15 की गुणा 2 से कराएंगे निकलेगा 30, और जो कि सी होगा। और 15 की गुणा 3 से कराएंगे निकलेगा 45, जो के साथ क्या होगा, डी होगा। यानी कि अब ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ पर आपका निकल चुका है। अब अगला काम पता क्या होगा, देखिए अगर आपको टोटल राशि दे दी जाए और आपको कोई कुछ अनुपात दे दिया जाए, तो आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि पूरी इसको कितना निकलेगी, 1,000 2,000 3,000 10,000 20,000, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि ए का हिस्सा कितना होगा, यानी कि इसका हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पूरी धनराशि आप लिखेंगे, कितनी है, 1,59,250 है, और फिर इसका अनुपात लिखेंगे जो कि जिसका हमें निकालना होगा 4 है, और फिर इन सब का योगफल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इन सब का योगफल लिख देंगे। देखिए योगफल कितना होगा, 45 30 कितना हो जाएगा साथियों, 55 65 75, 75 और 12 और 4 सातों 16 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 9, यानी कि 91 सातों यहाँ पर आ जाएगा। तो अब नीचे इसके क्या आ जाएगा, नीचे इसके 91 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात सातों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब सातों आपको यहाँ पर क्या कराना है, अब यहाँ पर आपको सातों कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है ना। चलिए
देखिए 13 सत्ते 91 होता है। देखिए क्या ये 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। 13 एकम 13 2 जाएगा, इधर हो जाएगा 13 कम 13 26, 13 दूना आपका 26 हो जाएगा, 3 जाएगा, 13 दूना आपका 26 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 और 2 6, 13 पंजे 65 हो गया, जीरो लग गया, बिल्कुल कट गया। और 13 पंजे 65, 13 छंग 38, 13 सत्ते 91। अब देखिए 122 150 क्या ये 7 से कटेगा, देखिए जरा 7 एकम 7। अब देखिए इधर क्या है 4 है और इधर मैं लिख रहा हूँ 7 एकम 7, कितना बचेगा 5 बचेगा, 52 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, कितना बचेगा 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और जीरो आ जाएगा। बस 1750 की गुणा 4 से करा लीजिए, आपको एक का हिस्सा पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं साथियों, 4 से हम लोग यहाँ पर करा लेते हैं। 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 29 30 आपका हो गया, 4 कम 4 7, 7000 आ गया यहाँ पर। यानी कि एक का हिस्सा कितना निकलेगा 7000 निकलेगा। ऐसे ही अगर बी का पूछा जाता तो 4 जहां पर रखा है आपने यहाँ पर 12 रख देते, सी का पूछा जाता 30 रख देते, 45 डी का पूछा जाता 45 यहाँ पर रख देते और आपका आंसर बहुत आराम से यहाँ पर आ जाता था। चलिए खैर, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका इस सवाल का जवाब क्या होगा। ये आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इस सवाल को देखिएगा आप लोग। आपसे कहा जा रहा है कि भैया एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु साथियों कितने वर्ष है, 13 वर्ष है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़कों और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 2:3 है तो सभी प्रतिभागियों की औसत आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, दो लोग यहाँ पर बॉयज हैं और कौन है, और यहाँ पर गर्ल्स हैं। अगर बॉयज का अनुपात 2 बताया गया है तो गर्ल्स का अनुपात यहाँ पर कितना बताया गया है साथियों, 3 बताया गया है। ये बात क्लियर हो गई। लड़कों के लिए जो है ना, लड़कों की आयु 16, औसत आयु 16 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। तो अगर सभी की औसत आयु हम लोग निकालें, क्या सभी की, अगर हम एक सेकेंड, अगर हम सभी की औसत आयु यहाँ पर साथियों निकालें, है ना, तो कैसे निकलेगी ये मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए एक सेकेंड, औसत आयु जैसे कि ये 16 वर्ष है और इसका अनुपात कितना है 2 है लड़कों का, तो 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 आ जाएगी, प्लस कर दीजिए। अब फिर लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है, इसका अनुपात कितना है 3, तो 13 गुणा 3 कर दीजिए, 13 गुणा 3 हो जाएगा। अच्छा टोटल अगर बात करते साथियों, भाग ले लड़कों की औसत आयु और लड़कियों की औसत, इनका अनुपात 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए 16 दूना 32 हो जाएगा और 13 26, 13 3 39 आपका हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इसको जरा प्लस करिए, 9 2 11 आपका हो जाएगा, है ना, और ये आपका 7 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, 2 जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, ठीक है ना, एक बचेगा, पॉइंट लगे, 0 बढ़ेगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 14.2 वर्ष सभी प्रतिभागियों की औसत आयु होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।